ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप ई पाठशाला के चैनल पे चैप्टर नंबर 10 रिबल्स एंड द राज देखने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। और मैंने यहाँ सामने एक फोटो लगाई है और ये लेजेंडरी हीरो वैसे तो आमिर खान है, लेकिन इन्होंने जिसका रोल प्ले करा था ना, वो इस चैप्टर का मेन ग्रेवी है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रखा है। तो मैंने इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की चीज़ें भी इसमें बनती रहे और साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली चीज़ें हैं क्या क्या, हमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम यही चीज इसके अंदर फोकस करेंगे। हमारी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों? 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के विद्रोह के द्वारा ही शुरू हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इसकी शुरुआत होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाने के लिए आर्मी बनाई थी। आर्मी में 27 नेटिव, 51 नेटिव रेजिमेंट, ऐसे करते करते अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं। उन रेजिमेंट्स में से एक रेजिमेंट जो पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर थी, और बंगाल के अंदर मंगल पांडे उन्हीं की आर्मी के रेजिमेंट में काम करते थे। ड्यू टू सम रीजन ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि 1857 की क्रांति होती है और यही क्रांति आजादी के लिए एक नींव बन जाती है। और कहा जाता है इतिहासकर्ता के द्वारा कि भारत 1757 में गुलाम तो हुआ था, लेकिन 100 साल बाद 1857 के अंदर ये आज़ाद भी हो जाना था, बट किसी कारणवश ये आज़ाद नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे की पूरी स्टोरी इस चैप्टर के अंदर हमें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ओके, तो आपकी मेन ग्रेवी क्या है, आपको पता चल गया कि मंगल पांडे के युद्ध के बारे में। मंगल पांडे का ये रिवॉल्ट जो है हमें देखने को इसमें मिलेगा, और मंगल पांडे ने किस तरीके से इस क्रांति को एक नेशनल रेवोल्यूशन, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ गई थी उस टाइम पीरियड पे, यहां तक इसको पहुंचा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जिस तरीके से मैं चैप्टर को बताने की कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल उसी पे फोकस रखना और देखना कि चैप्टर के अंदर किन किन चीजों को कवर किया जा रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हम लोगों को पता है, ये जो 1857 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होता है, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफिर के बीच ऐसा युद्ध होता है। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति, जो एक सिपाही के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को उखाड़ देने वाला सीन था। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं उस पर तो फोकस करूंगा, लेकिन साथ में इस पे फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से कहानी के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बन रही थी, और बैकग्राउंड स्टोरी की वजह से ही यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। और इस क्रांति के बाद किस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे राजा, बहुत सारे जमींदार, किसान, ट्राइबल्स पीपल, सारे लोग इस क्रांति के अंदर आ गए थे, उसके पीठ पीछे की ग्रेवी है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर के अंदर कभी भी सीटी लगती है ना, तो एकदम से नहीं लगती है, प्रेशर बनाती है, और प्रेशर बनाते 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 फिर वो एकदम से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मतलब एकदम से फिर उसकी हवा निकलने लगती है, सीटी निकलने जाती है। सेम ऐसा ही जो क्रांति 1857 के अंदर हुई थी, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत तगड़ी है। बहुत सारी हवा बन रही थी और वो ब्लास्ट 1857 में सिर्फ एक रीजन की वजह से हो जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? शुरुआत होती है मेरठ से। पहली बार मेरठ के शहर के अंदर ये शुरू हुआ और बाद में सारे विद्रोही जो है दूसरी दिशाओं के अंदर फैल गए। जैसे कि यहाँ पे मेरठ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरठ, मथुरा के अय्यरा मेरठ, यहाँ से शुरू हुआ मेरठ से, और उसके बाद इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, झांसी, दमदम, उसके बाद जलालपुर, कटक, पता नहीं कहाँ कहाँ के इलाकों के अंदर धीरे धीरे ये फैलना चालू हो गया और ये क्रांति बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लेती है। अब दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे होती है? रीजन
एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट। शुरुआत होती है इसकी 19 मार्च 1857 में। मंगल पांडे एक सिपाही थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर। वो वहां पे एक विद्रोह होता है कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह के अंदर क्या होता है कि मंगल पांडे इतने ज्यादा सेंसिटिव मैटर के ऊपर आ जाते हैं कि वो अपने ऑफिसर को जान से मार देते हैं। जान से मारना समझ रहे, बहुत बड़ी बात होती है। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में एट द एज ऑफ 29, मेरी एज के टाइम पीरियड पे उनको अप्रैल के अंदर ही फांसी पे डाल दिया जाता है। अब ये रिवॉल्ट इतना बड़ा हो गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये रिवॉल्ट पता किस वजह से था? ये रिवॉल्ट था खाने के अंदर गाय की हड्डी से पिसा हुआ जो चूर्ण होता है वो बनाना, और खुद गन के ऊपर कोटेड एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ, और ये बनाना। और ये मंगल पांडे क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वहां पे इंसान जो है बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। और मंगल पांडे क्योंकि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि मंगल पांडे ने ये स्टेप ले लिया क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो रखा था। वो पूरी तरीके से जिस इन्फेंट्री के अंदर काम करते थे, धरातली सेना बोला जाता है इन्हें, इसमें ये काम करते थे और एक तरीके से इनका एक तरीके से धर्म जो है वो खराब ही तो हो रहा था क्योंकि सूअर की चमड़ी का लेप से वो जब कार्ट्रिज को काटते थे तो उससे इफेक्ट पड़ता था। सो दैट इज वाई अंग्रेजों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको उठा लिया, मार दिया गया। उसी के बाद 6 मई के बाद बहुत सारे जो ऑफिसर्स ने क्या करा, बहुत सारे सिपाहियों से गने छीन ली क्योंकि फिर उनको भी तो गुस्सा आ ही रहा था ना, और कहीं फिर और ज्यादा रिवॉल्ट ना बढ़ जाए, दैट इज वाई प्रॉब्लम हुई। देन उसके बाद 6 मई को एक कांड हुआ। 10 मई के दिन बहुत सारे लोग मेरठ से निकल के, बहुत सारे सिपाही जो है वो पूरी तरीके से वहां के हिस्सों में रिवॉल्ट छेड़ देते हैं और यही रिवॉल्ट बहुत सारे सिपाही जो थे रेड फोर्ट में जाके 11 मई को जाके पूरी तरीके से आपके लास्ट हमारे मुगल एम्पायर जो थे, मतलब इंडिया के उस टाइम पीरियड पे, वो आपके बहादुर शाह जफर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति छेड़ देनी चाहिए क्योंकि अब ऐसा माहौल आ चुका है कि अब हमें अंग्रेजों को निकाल देना पड़ेगा। सो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि मंगल पांडे क्या डेथ तो इस टाइम पीरियड पे हुआ 8 अप्रैल को, लेकिन जो क्रांति की डेट है ना वो 10 मई 1857 कहा जाता है क्योंकि इसी दिन ही मेरठ के अंदर ये विद्रोह चालू हो गया था। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि मंगल पांडे जैसे सिपाही को फांसी के फंदे पे टांग दिया गया है तो फिर तो हमारे साथ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई विद्रोह के एक कारण नहीं माने जाते हैं। पॉलिटिकल कॉज अलग था, मिलिट्री कॉज अलग था, सोशल कॉज अलग था, इकोनॉमिक कॉज अलग था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज अलग था और रिलीजियस कॉज अलग था। मतलब कि यहाँ पे क्रांति के अंदर अगर सिर्फ ये क्रांति मंगल पांडे तक सीमित होती तो मैं मान सकता था कि सिपाहियों का विद्रोह होगा, इसलिए सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कांड कर दिया। लेकिन इस विद्रोह के बाद पूरे के पूरे भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति की लहर छेड़ गई कि उसके बाद अंग्रेजों को बच पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अगर ये सारे यूनाइट हो जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे और शायद से हम 100 साल तक ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज खेली और उसी वजह से ये क्रांति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। खैर फिलहाल इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो हमें बताने की कोशिश करती है वो इस तरीके से नहीं बताती है। तो मैं एक एक करके इसमें डिस्कशन करूंगा ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर टॉपिक भी होता रहे और आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी समझ पाओ। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज था सब्सिडी अलायंस, दूसरा कॉज था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो कॉज ऐसे बोले जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आए। सब्सिडी अलायंस क्या था, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो शॉर्टकट बता दूं, लॉर्ड ड्यूप्ले करके इनका नाम था। सबसे पहले ये लेके आए थे इंडिया के अंदर, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। इन्होंने लॉर्ड ड्यूप्ले ने क्या कहा, लॉर्ड ड्यूप्ले ने ये कहा उस टाइम पीरियड के अंदर कि भैया किसी भी टेरिटरी के ऊपर अगर कोई तीसरा बंदा अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मिलिट्री हेल्प देगी। मिलिट्री हेल्प में होगा बस ये कि हम आपको पूरी तरीके से आर्मी देंगे, हमारी आर्मी ऑर्गेनाइज है, वेल ट्रेन्ड है, बस हमारी आर्मी को आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और उसके बदले में वो सेवा आपको देंगे। बट शर्त बस इतनी सी होगी कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं हमें पता होना चाहिए, आप किसी भी दूसरी पार्टी से अलायंस करते हैं, राजा से अलायंस करते हैं, हमें पता होना चाहिए, मतलब आपके सारे सीक्रेट हमें पता होना चाहिए। अगर आप इन सारे सीक्रेट्स को तोड़ देते हैं और किसी कारणवश आप किसी और के साथ अलायंस कर लेते हैं तो ऐसे में हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे और आपकी जमीन को हम कैप्चर कर लेंगे। तो ये सब्सिडी अलायंस के तहत बहुत सारे राजाओं के साथ ऐसा हुआ था। तो इस वजह से राजाओं की जमीनें भी छीनी गई थी और अंग्रेजों की जमीनें बढ़ती चली गई थी। दूसरी सिद्धांत था चूक का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे दत्तक पुत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के तहत हुआ ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ पे राजा तो थे
लेकिन राजा के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी, और जब उनकी कोई संतान नहीं होगी तो उसकी ज़मीन का हिस्सा अंग्रेजों को मिल जाएगा, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो पॉलिटिकल कॉज में कह सकता हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इस सब्सिडी अलायंस की वजह से ही आई होंगी, क्योंकि सहायक संधि के अंदर अंग्रेजों ने इन शर्तों को फोकस करा था। लॉर्ड डुप्ले ने इसको सबसे पहले शुरू करा था, लेकिन इंडिया के अंदर लॉर्ड वेजले द्वारा इसको 1798 के अंदर इस व्यवस्था को अंग्रेजी सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया था। थोड़ा सा आपको इसको जानना जरूरी है। क्या करते हैं लोग, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इसी टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी दूसरे शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अगर वो ऐसा वो कर देता है तो ऐसे में उसकी जमीन का हिस्सा अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो ये एक सहायक संधि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडी अलायंस था। और उसके बाद चूक के सिद्धांत में जैसे मैंने कहा कि जिनके संतान नहीं होंगे वो किनको मिल जाएगा, वो अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये बनाया था। अब ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लॉर्ड वेजले ने क्या करा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, वो ज़रूरी है। तो एनेक्स, सतारा, नागपुर, उसके बाद संभलपुर, उदयपुर, ये सारे के सारे हिस्से इसी वजह से क्या कहते हैं कैप्चर करे गए थे। जब झांसी की बात आई थी, झांसी के अंदर जो आपके क्या कहते हैं मणिकर्णिका इन्हें बोला जाता था नाम से, तो गंगाधर राव जो थे वो मर गए थे और उनका एक कोई बेटा नहीं था। उन्होंने आनंद राव को क्या कहते हैं एज अ गोद लिया था। और उसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई जो है वो कहती है कि ब्रिटिशर से भाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मेरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये लाइन लिखी किसने थी, बहुत फेमस लाइन है और ये एनसीईआरटी के अंदर है। आई होप आपने पढ़ी होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिट्री ने यानी कि मंगल पांडे ने शुरुआत करी और अपने ऑफिसर को जान से मार दिया। वो एक इमीडिएट कॉज बोला जा सकता है कि उस समय की सिचुएशन वो थी, दैट इज वाई वो ऐसा हो गया। लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक कॉज ये कहता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट बनी उससे अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चालू हो गया। जैसे 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर पास करा था और उसमें कहा गया था कि कॉलोनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद ईस्ट इंडिया कंपनी वाज केप्ट इंटेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये था कि 1813 के अंदर एक एक्ट आया। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से कर सकती है, दूसरा कोई और ट्रेड नहीं करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये पड़ा कि दूसरी कंपनीज या भारत की ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उस टाइम पे किसी और कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ऐसा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये लॉ पास हुआ। तो मैं कह सकता हूँ चाय से लेके चीन तक का सफ़र 1813 में ही शुरू हुआ था। एंड देन उसकी वजह से हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से बाहर का व्यापार धीरे धीरे आ रहा था, उसकी वजह से छोटे मोटे आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन जो वैसे भी मुगलों के टाइम पीरियड से उनकी क्या कहते हैं वैल्यू गिरती जा रही थी, वहाँ पे उनका खुद का बिजनेस बर्बाद हो रहा था। क्योंकि रैयत बेचारे ये छोटे से क्राफ्ट पर्सन आर्टिशंस जो बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनकी उस तरीके से कोई वैल्यू नहीं होती थी। जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जमींदार भी उनका शोषण किया करते थे। ओल्ड जमींदारी सिस्टम जो पुराने ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले थी, जैसे हमने देखा था कि जो जमींदार होते थे या तालुकदार होते थे, वो तालुकदार अपने राजा को रेवेन्यू का सोर्स देते थे और राजा के पास एज अ टैक्स के रूप में पैसा जाता था। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया तो उसके बाद ज़मींदारी प्रथा के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लग गए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, महार वाली सेटलमेंट, रैयत वाली सेटलमेंट। ये आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें देखा था कि किस तरीके से ज़मींदारों की ज़मींदारी भी नीलाम कर दी जाती थी। तो इसी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ, खुद ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपके जमींदार भी आ चुके थे। तो जमींदारी सिस्टम के अंदर हमने देखा था किस तरीके से अंग्रेज लोग उनकी जमींदारी भी नीलाम कर देते थे। हमने रैयत वाले सिस्टम के अंदर और परमानेंट सेटलमेंट के अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। एंड देन सोशल कॉज बोल लूँ या रिलीजियस कॉज बोल लूँ। सोशल कॉज का मतलब अब धार्मिक, मतलब सोशल कॉज का मतलब राजनीतिक मत समझ लेना। सोशल कॉज का मतलब सामाजिक है पूरी तरीके से, जहाँ पे समाज में मतलब कह सकता हूँ कि कोई गरीब व्यक्ति है या छोटे वर्ग का व्यक्ति है उसको उस तरीके से वैल्यू ना दी जाए, तो वो एक सोशल कॉज हो गया। मतलब जैसे कि अंग्रेजी ऑफिसर्स जो थे वो बड़े रैंक पे जा सकते थे लेकिन छोटे रैंक पे हमेशा इंडियन ऑफिसर्स रहते थे, चाहे वो कितना ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार या फिजिकल बॉडी से फिट क्यों ना हो, लेकिन
वहाँ पे ऐसा होता था कि अब्यूजिव लैंग्वेज जो है खुद ब्रिटिशर्स लोग जो है इंडियन सोल्जर के साथ किया करते थे, तो वो एक सोशल कॉज में मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे रिलीजियस कॉज भी था। सोशल कॉज में जैसे कि रेशियल एरोगेंस, जैसे वही गोरे और काले को लेके भेदभाव होता था। सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेटिव, सामाजिक सुधार विधान। सोशल कॉज में ये भी देखा गया कि खुद अंग्रेजी सरकार जो थी वो जानबूझ के इंडियंस के लॉ को, इंडियन की लाइफ के अंदर इंडियन के खुद के रिलीजियस या कल्चर को लेके इम्पैक्ट डाला करती थी। इससे क्या होता था, इससे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समाज के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के प्रति उनके मन में एक तरीके से ये सिस्टम बैठ जाता था कि ये जानबूझ के इनके कल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता था, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट, ये नहीं लागू करना चाहिए था क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं का पुनर्विवाह एक तरीके से कस्टम ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं उनकी कंट्री के अंदर महिलाओं को बड़ा सम्मान होता था उस टाइम पीरियड पे, इसीलिए। तो ये एक सोशल कॉज भी माना जा सकता है। इंट्रोड्यूशन ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ, सस्पिशियस ऑफ इंडियंस, मतलब जो रेलवे बनाया गया, टेलीग्राफ बनाया गया, तो बहुत से लोगों को संदेह होने लग गया कि सोशल कॉज का भी एक कारण हो सकता है कि ये हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। रिलीजियस कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारे थे भारत के अंदर जो कोशिश करते थे कि इंडियंस को लालच दिया जाए और ये कहा जाए कि आप पूरी तरीके से क्रिश्चियन बन जाओ, और क्रिश्चियन बनने के बाद जो फ्रीडम आपको इंडियन होते हुए नहीं मिल रही है वो फ्रीडम आपको पूरी तरीके से क्या कहते हैं क्रिश्चियन बनने के बाद मिल जाएगी। तो ये एक रिलीजियस कॉज में बोल सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस के साथ किया करते थे। एंड देन उसके बाद बैनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल्स। बैनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल का मतलब क्या है दोस्तों, अगर कोई आर्मी के अंदर है तो उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होगा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म का छल्ला, माला, कड़ा या कोई टैटू ये सब नहीं कर सकता है, जैसे आज भी इंडियन मिलिट्री के अंदर होता है। वो इसी टाइम पीरियड से ही लागू हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब अपने खुद के धर्म के रिलीजियस चीज़ों को आप पहनो। तो ये एक रिलीजियस कॉज भी बोला जा सकता है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में सबसे पहले बोला जाता है कि अंग्रेज ही सरकार थी जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर करप्शन जैसी चीजें लेके आए। इससे पहले तो भारत के अंदर घर की तिजोरियां भी खुली हुई थी, तो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, है ना। तो घूस लेने वाला सिस्टम उस समय इंडिया के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। नो इंडियन अपॉइंटमेंट इन द हायर पोस्ट, ये बहुत बुरा था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में बोला जाता था कि प्रशासनिक कॉज में कि कोई भी बंदा इंडियन हो ना उसको हायर पोस्ट पे लाने ही नहीं दिया जाता था। एज अ क्लर्क की पोस्ट सबसे बड़ी मानी जाती थी। देन मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज तो हमने मेन कॉज पढ़ा ही था। मिलिट्री कॉज में हमने देखा ही कि 19 मार्च को जैसे ही मंगल पांडे को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है कि जो कारतूस है, जो कार्ट्रेज है, उसमें सूअर की चर्बी का लेप बना हुआ है, और वो चीज क्या कहते हैं मंगल पांडे को बहुत बुरी लगी और इसी वजह से उन्हें 8 अप्रैल को मार दिया गया था, है ना। अब मेन बात ये है कि जहां जहां पे भी जब इसके बाद ऐसा पता चला कि ये सारे के सारे लोग कहाँ पहुंचे, ये सारे के सारे लोग 11 मई 1857 के दिन, 11 मई 1857 के दिन जब बहादुर शाह जफर के पास रेड फोर्ट पे पहुंचे तो उस समय के बाद डिसाइड हो गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ सभी को आना है। तो जो देखो कौन आ सकता है, ट्राइबल्स लोग आ सकते हैं, वो पूरी तरीके से एक कहता हूं कि छापा मार पद्धति, मार के भाग जाने वाला सिस्टम वो कर सकते हैं। दूसरा जिनके पास पैसे हैं जैसे जमींदार, तालुकदार, राजा जो ड्यू टू सम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडी अलायंस इनके खिलाफ थे और वो अंग्रेजों को खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग उनके खिलाफ आए। छोटा मोटा किसान जो था ना वो बस ये कर रहा था कि जो उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था अंग्रेजों को महार वाली सिस्टम के तहत या रैयत वाली सिस्टम के तहत, तो उन्होंने भी बगावत करनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल के लिए नेचर ऑफ द लीडरशिप एंड द सपोर्टर्स, ये एनसीईआरटी आपको पता क्या बताती है, वो ये कहती है कि बगावत जिन्होंने भी करी हो लेकिन जिसके नाम पे करी गई थी, तो अलग अलग जगहों ने अलग अलग लोगों ने अपना अपना रोल निभाया। कुछ कुछ आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। आपको अधिक जानकारी लेनी है ना तो मैं चाहूंगा कि आप श्याम शरण यादव की एक क्या कहते हैं स्पेशली हिस्ट्री की एक बुक आती है, इन फ्यूचर अगर आपको टाइम मिले तो उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम उस बुक का नाम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप पे वो मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, बहुत बूढ़े हो गए थे 94 ईयर्स के, तो वो नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने एक अपॉइंट करा जनरल जिसे हम बख्त खान बोलते हैं, ठीक है। बख्त खान जो है उनकी जगह पे अपॉइंट हुआ। तो कह सकता हूँ कि पूरी आर्मी या पूरे भारत के अंदर जहां पे भी अटैक हो रहा है, जहां पे भी लड़ाई हो रही है, उसमें बख्त खान एक मेन जनरल है। सारी रिपोर्ट इसी के पास जाएगी और वो बहादुर शाह जफर के पास इन चीजों को पहुंचाएगा। उसके बाद कानपुर के
अंदर मैं कह सकता हूं, कानपुर के अंदर पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, उनके बेटे नाना साहब जो थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को देखने की कोशिश करी। कहां पे? कानपुर में। अब देखो नाना साहब के बारे में 11.4 में इनकी पिक्चर दिखा रखी है। रियलिटी तो किसी को नहीं पता है कि उनका चेहरा कैसा है, बट बना रखा है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया, नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहेब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है कि उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी हुई होगी 1858 के अंदर कि वो यहाँ नहीं रहे, नाना साहब नेपाल चले गए थे। अब उसके आगे की स्टोरी आपको कहीं और जानने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें झांसी की, तो झांसी में तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड गंगा राव जी की डेथ हो गई थी। बेटे आनंद राव को बांध के वो लड़ने को तैयार थी, तो इनके ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है कि झांसी में ये रोल कर रही थी। और उसके बाद खुद लखनऊ के अंदर से वाजिद अली शाह, लखनऊ के अंदर वाजिद अली शाह को तो वैसे निकाल दिया था। उनकी जो मैडम थी, मैडम बोले तो बेगम जो थी, वो और उनका बच्चा जो था ब्रजेश कादर, वो लखनऊ के अंदर अपने फादर का बदला लेने के लिए पूरी आर्मी को लेकर इकट्ठा हो गए थे। और उसके बाद एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम कुंवर सिंह बोलते हैं, बाबू कुंवर सिंह भी नाम है इनका। और दोस्तों ये एक तरीके के उस टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ये भी क्या कहते हैं, यहाँ पे जगदीशपुर स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे वहाँ के महाराजा थे और वहाँ से इन्होंने क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एंड देन उसके बाद एक और व्यक्ति हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र से ही उपदेशक बन गए और 1856 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहादत का प्रचार करा और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करा और गांव-गांव गए और उनको बताया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है। ये है मौलवी, मतलब बहुत सारे मुस्लिम्स भी जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उस समय थे, तो एक अच्छी बात है। उसके बाद कानपुर के अंदर क्या कहते हैं आपके ये थे लेकिन यहाँ पे झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाले तात्या टोपे जो थे वो इस टाइम पीरियड पे झांसी में उनके साथ थे और इस चीज के लिए लड़ रहे थे। दूसरा शाहमल, ये शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परागना के एक बड़े गांव में रहने वाले एक व्यक्ति थे और जो 84 यानी कि 84 गांव में फैला हुआ था। शाहमल ने 84 देश के मुखिया और काश्तकारों को संगठित करा। इसके लिए उन्होंने रातों रात गांव में सोए हुए गांव के लोगों को जगाया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार करा। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला करा, नदी के पुल ध्वस्त कर दिए, पक्की सड़कों को खोद दिया सरकारी फौज का रास्ता रोकने के लिए, और उन्होंने गुप्तचरों का भी इस्तेमाल करा ताकि वो अपने नेटवर्क को सॉलिड बना सके। देख सकते हो मतलब उस टाइम पीरियड पे सभी लोगों ने जिस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी में कितना लिखेंगे, एनसीईआरटी में ना, तो जितना लिखा था वो सारी बातें मैंने आपको बताई, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बताया है ताकि आपको पता चल सके। देखो हर किसी का ना अपना रोल था। हर दोस्तों अब हम पढ़ने की बात करने जा रहे हैं कि इतना सारा कांड हुआ। मेन कांड तो हमें पता था कि कांड इन द सेंस मेन रीजन या कॉज हमें पता था कि अगर क्या कहते हैं आपका पूरी तरीके से जो रूमर्स फैला था, मेन सुअर की चर्बी का लेप और गाय की हड्डियों का जो पाउडर बना के खाने में मिलाया जा रहा था, ये हिंदू और मुस्लिम्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस कॉज बन रहा था, जिसकी वजह से ये सारे सीन हमें देखने को मिले थे। हमने सारे कॉजेस को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करी, लेकिन मेन बात यह है कि जो रूमर्स था या जो अफवाहें थी या जो भविष्यवाणी थी, असल में लोगों ने उस पर बिलीव क्यों कर लिया? क्योंकि हमें तो अच्छी तरीके से ये पता था कि सिर्फ यही रूमर फैला था, एक अफवाह फैली थी कि कारतूस जो है वो ऑफकोर्स गाय या सुअर की चर्बी से बने हुए लेप से बना हुआ है, जिससे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी ना वो धीरे धीरे उनके धर्मों को और उनकी जातियों को प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड करना चाहती है ना। मतलब मेन अंग्रेजों का मेन मकसद यही था, जैसा कि रूमर्स में बताया जाता है। तो ये कहा जाता है कि उस समय के जो गवर्नर थे, हैंडलिंग करके इनका नाम था, इन्होंने जब नए कारतूसों को बनाने की शुरुआत कर रहे थे तो जानबूझ के उन्होंने ही ऐसी इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करा और उसमें इन लेपों का इस्तेमाल करा जाता। लेकिन असल में मैं आपको बता दूं कि शुरुआती समय में से आज के टाइम पे तो बुलेट होती है। अब बुलेट होती तो आपने रिवॉल्वर में बुलेट डाली और आपने शूट कर दिया, लेकिन पुराने ज़माने में बुलेट नहीं होती थी, पुराने ज़माने में गन पाउडर होता था। अब गन पाउडर को अगर हम लोग क्या कहते हैं एक नॉर्मल सा पन्नी के अंदर डाल के भी रखते हैं ना, जैसे आजकल दिवाली के अंदर लोगों ने गन पटास जो है वो फोड़ा, उसमें उन्होंने पाउडर डाला और फिर फट करके मार दिया और फिर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है।
उस टाइम पीरियड पे भी लगभग कुछ ऐसा ही सिस्टम था। लेकिन आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि ऐसे गन पाउडर को अगर आप कहीं पे रख देते हो तो वो अपने आप गर्मी की वजह से फट भी जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि ब्लास्ट भी हो गया। अब ऐसे में किसी सिपाहियों को गन पाउडर एक एक करके कोई बांटने तो बैठेगा नहीं। सो दैट इज वाई उसको क्या करा गया, उसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कार्ट्रिज बनाया गया। कार्ट्रिज में यहाँ पे बुलेट थी, यहाँ पे पाउडर था, यहाँ पे पेपर केस था, और फिर इसको दांत से काटना पड़ता था। और ये एक तरीके का ना उस टाइम पीरियड पे ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे हर किसी सिपाही को दी जाती थी। काटने के बाद इसको डाला जाता था पाउडर पे, एंड देन उसके बाद इसको इसमें अंदर डालने के बाद देन शूट कर दिया जाता। अब सोचो कि अगर ये चीज ना बनाई जाती, अगर ये चीज ना बनाई जाती और यहाँ पे लेप ना लगाया जाता उस टाइम पीरियड पे, तो शायद से बड़ी क्रांति नहीं होती। लेकिन अब हर एक बंदे को पाउडर बांटा तो ना जाएगा, इसीलिए उसे छोटे छोटे पैकेज के रूप में, जैसे आपने देखा होगा कि चाय पत्ती कोई अगर पीता है, ग्रीन टी पीता है, तो नॉर्मल सा पैकेट होता है, फाड़ता है और आराम से वो उसे डाल लेता है ना। अब हर एक कंपनी ने सोचा कि यार ये बहुत ईजी है, तरीका ईजी है, बस इसको चिपकाने के लिए उस टाइम पीरियड पर लोगों ने अफवाह फैलाई कि उस टाइम पीरियड में इसको चिपकाने के लिए उस समय लेप का इस्तेमाल कराया जाता होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है कि जब वो बन जाता, सूख जाता, तो लंबे समय तक रुक सकता है। तो ये चीज इन्होंने इस्तेमाल करी भाई साहब ने, और इसी वजह से ये रूमर जो था उस समय पे एक रिलीजियस कॉज बना, जिससे इंडियंस जो हैं उस टाइम पीरियड पे लोग ये कहने लगे कि बोन्स जो था, यानी कि अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की अस्थियों के आटे को मिलाकर भारतीयों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश के बारे में लोगों ने ये सारी चीज़ों को छूने से परहेज कर दिया, और ऐसा लोगों को लगने लग गया। असल में ये जो बैटल था, जो क्या कहते हैं, कहा गया कि प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल के बाद 23 जून 1857 के अंदर अब एक पूरा 100 साल हो गया है, और अब अंग्रेजों की ख़त्म होने की डेट आ चुकी है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ शायद से भविष्यवाणी भी हो सकती है, और जानबूझ के इस रूमर को फैलाया गया ताकि लोगों के अंदर ये बिलीफ सिस्टम भी बनाया जा सके कि अब अंग्रेजों का शासन जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में लोगों ने इन सारी चीज़ों पर विश्वास क्यों किया कि भाई उस टाइम पीरियड पे सूअर की चर्बी का लेप था, और उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजी के शासन के 100 साल होने वाले हैं, इसलिए सभी को मिलकर अब क्रांति करनी पड़ेगी और अंग्रेजों को निकाल देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं था कि 1857 से ही इसकी शुरुआत हुई। अगर हम ब्रिटेन की पॉलिसीज को देखें पीछे से 1820 से 1800 लेट 1820 से देखें, तो अंग्रेजों ने खुद हमारे धर्मों को बदलने की शुरुआत कर रखी थी, और इसीलिए लोगों को इस चीज़ के ऊपर बिलीव हो गया कि हाँ सच में अंग्रेजी सरकार जो है वो ऐसा चाहती होगी। जैसे 1820 के अंदर से ही उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चालू कर दिया, और हमारे कल्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने करना चालू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन दिया। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुराई थी? नहीं, हमारे उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को गुरुकुल के अंदर विद्या दी जाती थी, विद्या शिक्षा सब कुछ दिया जाता था, और अभी वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और इंडिया के अंदर अभी वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस है। उसके बाद उस टाइम पीरियड पे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें, साइंस, लाइब्रेरी, आर्ट, इसकी शुरुआत करी गई, जो नहीं करनी चाहिए थी, जबकि हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी ये लोग पढ़ा सकते थे। उसके बाद 1829 के अंदर सती प्रथा राजा राम मोहन राय के द्वारा इसे अबॉलिश करा गया। लोगों को लगता है कि यार सती प्रथा तो हमारे धर्म का एक केंद्र माना जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि समाज में काफ़ी अच्छा भी था उस टाइम पीरियड पर अगर हुआ, लेकिन उस टाइम के रह रहे लोगों के द्वारा, जैसे आज की डेट में लव मैरिज करना एक कॉमन बात हो चुकी है सोसाइटी में। लोग कहते हैं कि मनपसंद से ही शादी होनी चाहिए। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि 13-12 साल की उम्र में शादियां करवा देते थे। इन फ्यूचर उनकी सोच कैसी है, मतलब ये उस समय बहुत अजीब सा होता था लव मैरिज करना। तो उस समय सोचो सती प्रथा जैसी चीज़ें भी बहुत हो सकती है कि गलत ही होगी। इसीलिए लोगों ने इस चीज़ को देखा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो उनके कल्चर को ख़त्म कर रही है, इसीलिए लोगों ने रूमर्स पर, भविष्यवाणी पे फोकस करा। उसके बाद हिंदू रिमैरिज एक्ट, विडो, ये इन्होंने लेके आए कि विधवा को शादी करना ज़रूरी है, लेकिन समाज में उस समय विधवा को एक अलग निगाहों से देखा जाता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट जिस तरीके से वो रेशियल क्या कहते हैं एरोगेंस कर रहे थे, गोरे काले के लिए भेदभाव कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भैया आपको जो है संतान भी अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं है। गोद लेना उस समय बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक तरीके का रिचुअल भी माना जाता था कि आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन अंग्रेजों ने चीज़ ख़त्म करी। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो अंग्रेजी गवर्नमेंट 1920 से ऐसा कुछ कर रही थी, तो इसीलिए लोगों ने इस चीज़ पे विश्वास करना चालू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि इन लोगों ने किस तरीके से एक जो मिस गवर्नमेंट होती है ना उसकी शुरुआत करी, उसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक दे रखा है। मैं एक से बताता हूँ और ऐसे ही आप सभी के साथ मान के चलिएगा, सभी के साथ नहीं पर मोस्ट ऑफ केसेस में सभी के साथ मान के चलिएगा। जैसे कि ब्रिटिश को तो इन लोगों ने एनेक्स करा,
ब्रिटिश को हमला करके तोड़ के उसे खत्म कर दिया। लेकिन अवध जो था ना, अवध उसको ऐसे ही करा। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे जैसे झांसी, सतारा, उदयपुर ऐसी जगहों को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अडॉप्ट करा, जो बिल्कुल गलत था, जो नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अगर आप देखें इंडिया के अंदर कि उन्होंने क्या कहते हैं, अवध को कैप्चर करा। सभी को पता था अवध को किस तरीके से कैप्चर करा। मैं अवध आपको दिखा देता हूँ। अवध इस मैप में तो नहीं दिखा रखा, लेकिन कानपुर के आसपास ही आपको अवध देखने को मिलेगा। ओके, तो इन्होंने अवध को कैसे कैप्चर करा वो देखने की कोशिश करते हैं। अवध एक अच्छा खासा राजा के द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा ये चलाया जा रहा था। लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होती है। इसका एरिया लगभग 68,000 किलोमीटर का है। लगभग हिंदू, अरबी और अवधी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अवध आज भी भारत के अंदर कानपुर में अवधी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चलती है। वाजिद अली शाह ये वही व्यक्ति हैं जो उस समय उनकी बेगम हजरत महल जो करके उनकी वाइफ है और ब्रजेश कादर उनके लड़के हैं, वो रिवॉल्ट में आए थे साथ में। अब दोस्तों इनके साथ क्या होता है, 1801 में सबसे पहले इनके साथ सब्सिडी अलायंस यानी कि सहायक संधि लॉर्ड बेजले ने से इंट्रोड्यूस करी थी और ये सबसे पहले लागू करी गई। इसके बारे में मैंने वीडियो की पहले पार्ट में भी समझाया था, दूसरे पार्ट में भी समझाया था। एक और बात शॉर्टकट बता देता हूँ बस नॉर्मल सा। इसमें जो बेसिक बातें लिखी हुई है, अगर कोई भी जिसके भी साथ अंग्रेजी सरकारी सब्सिडी अलायंस कर रही है, सहायक संधि कर रही है, अगर वो ऐसा फॉलो नहीं करता है, इस संधि को फॉलो नहीं करता है, तो उसी की टेरिटरी जो है ना वो अंग्रेजी सरकार के अंडर में आ जाएगी। तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। अब आपको लग रहा होगा कि वाजिद अली शाह को इस अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी। उसके पीछे बस इतना सा रीजन है कि वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, बस, और कुछ नहीं। अब बेसिक तो आपको और डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि उन्होंने लॉ मतलब एक तरीके से सब्सिडी अलायंस कर दिया। लेकिन असल में ब्रिटिशर्स जो थे ना वो अवध को कैप्चर करना ही चाहते थे। कारण क्या था, वहाँ की मिट्टी इंडिगो को उगाने के लिए और कॉटन को उगाने के लिए बहुत अच्छी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉटन और इंडिगो से बहुत पैसा मिल सकता था यूरोप की मार्केट के अंदर से। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भैया आप जो हैं वो अवध नहीं चला सकते हैं। कारण बहुत सारे दिए। नंबर 1 कारण दिया गया कि आप अपने शासन के अंदर पूरी तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कुप्रशासन चलाते हैं, जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज नहीं है। आप इस तरीके से शासन को नहीं चला सकते। दूसरा, अनपॉपुलर रूलर। कहा गया कि भैया आपके जितना भी शासन है उस शासन के अंदर आपको कोई चाहता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो आपको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। दैट इज वाई नवाब वाजिद अली शाह को वहां से निकाल दिया गया और कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया। और ये किसने करा, सबसे पहले डलहौजी ने करा। डलहौजी ने इस चीज की शुरुआत करी और उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह बेचारे, उनके साथ इतने सारे लोग अवध में, जो सभी को पता था राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोले कौन। बंगाल कैप्चर कर लिया, अवध कैप्चर करने आ चुके हैं, मद्रास, बॉम्बे उनके अंडर में आ चुका है। आर्मी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अवध के नवाब जो थे उनके पास अपनी खुद की आर्मी थी ही नहीं। सब्सिडी अलायंस के बाद पूरी तरीके से जिसके साथ भी सब्सिडी अलायंस हो रहा है उसको अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ती, क्योंकि अलायंस में, ट्रीटी में यही लिखा होता है। तो दोस्तों, अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वाजिद अली शाह तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। देखिए एनसीईआरटी के अंदर ना आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा दिया वाजिद अली शाह के साथ क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे नवाब और राजाओं के साथ ये प्रॉब्लम हुई। जब कोई नवाब, जैसे कि अवध का नवाब जो 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है एक्वायर करता है, तो उसके अंडर में कितने सारे राजा होंगे, मतलब कितने सारे ताल्लुकदार होंगे, कितने सारे मतलब प्रिंस होंगे, कितने सारे किसान होंगे, बहुत सारे उसके अंडर में गांव के अंदर रहने वाले सिपाही भी होंगे। तो दोस्तों अब आप ये देखोगे कि अगर किसी नवाब को डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, अवध के नवाब को भेज दिया गया कलकत्ता। अब जैसे ही उन्हें कलकत्ता भेजा गया तो आपने देखा होगा कि उसके बाद किस तरीके से उनके अंडर में रहने वाले प्रिंस, उसके अंडर में रहने वाले ताल्लुकदार, जमींदार, किसान, छोटे मोटे सिपाही, आर्टिशंस, कश्तकार, उनकी लाइफ पे भी अंग्रेजों ने बहुत गंदा इम्पैक्ट डाला। कैसे डाला? देखो अवध को उन्होंने, उनको नवाब को हटाया, डिस्प्लेस करा, और नवाब को ही नहीं उसके अंडर में रहने वाले ताल्लुकदार और कंट्री साइड में रहने वाले बहुत सारे किलों के मालिक जो थे उन सबको खत्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता होगा कि अवध के अंडर में, अवध के राजा के अंडर में बहुत सारे जमींदार होते थे। ये जमींदार और जोतदार जो होते थे राजा को टैक्स देते थे और टैक्स उस टाइम पीरियड पे रैयत से ही लिया जाता था। ये इस तरीके से सिस्टम चलता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ताल्लुकदार जो है वो पूरी तरीके से अपनी आर्मी को खत्म कर देंगे, अपने फोर्ट्स को, जो भी उनको ऑटोनॉमस एंजॉय करते थे वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा के टाइम पीरियड पे
नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पीरियड पे इन्होंने बहुत मज़े करे। इन्होंने गांव-गांव के अंदर छोटे मोटे किसानों को बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेड करा। कोई कोई ताल्लुकदार तो इतना बड़ा होता था कि उसके पास 12,000 की पैदल सेना भी होती थी। आप देख सकते हो कि उस समय पे कितना ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अंग्रेजी सरकार आती है, अंग्रेजी सरकार आने के बाद इमिडिएटली वो पूरी तरीके से अवध के अंदर सारी के सारे फास्ट फोर्ट को डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म का मतलब होता है सबसे पहले वो सभी राजाओं से, सभी ज़मींदारों से, सभी किसानों से, कभी सिपाहियों से वो पूरी तरीके से उनकी गन्स छीन लिया करते थे और कहते थे कि आज से सारी ज़मीनों के मालिक हम लोग हैं। और ये चीज़ आपने इससे पहले वाले चैप्टर में देख ली थी, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट, बाद में रैयतवाड़ी सेटलमेंट और उसके बाद में बाहर वाली सेटलमेंट के बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा। क्योंकि 1820 के बाद से ही काफ़ी हद तक इन्होंने इन चीज़ों को चालू करा था। अब ये सब इन्होंने कैसे करा? ये सब इन्होंने समरी सेटलमेंट के तहत करा। समरी सेटलमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, इस सेटलमेंट के तहत जितनी भी ज़मीनें आपके पास है, वो उनका मानना है कि सारी ज़मीनें आपने फोर्सफुली या फ्रॉड के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्वायर करा होगा और अब परमानेंटली आपके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की ये ज़मीन बची नहीं है। तो जिस तरीके से टैक्स आप नवाब वाजिद अली शाह को देते हो, अब आपको वो टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी को टैक्स नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो पर्सनल ज़मीनें हैं उनको भी नीलाम कर दिया जाएगा। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे कंपनी ऐसा क्यों कर रही थी? कंपनी ने उनको डिसआर्म क्यों कर दिया, उनके फोर्ट्स डिस्ट्रॉय क्यों कर दिए? क्योंकि कंपनी चाहती थी पूरी तरीके से अपने जो रीज़न दे रही थी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वो किसानों का शोषण करते हैं और शोषण करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी तो बस ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो थी रेवेन्यू एक्वायर करना चाहती थी और जितना रेवेन्यू उनके पास आएगा उतना ही फ़ायदा इन लोगों को होगा। और इसके लिए इन्होंने ताल्लुकदारों को ख़त्म करा और कहा कि भाई आप ज़मींदारों से, मतलब आप किसानों से बहुत ही डायरेक्टली और हार्श तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा करते हो, इसीलिए अब आप पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं करोगे। दैट इज़ वाई ताल्लुकदारों को हटाने के साथ किसानों को सीधे तौर पर अंग्रेजों की कठोर राजस्व नीति से अवगत कराया गया और अब वे कठिनाई या फसल खराब होने के समय ऋण नहीं ले सकते थे। तो ये एक सिस्टम बनाया गया अंग्रेजों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शुरुआती समय में, लेकिन फिर बाद में ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आए जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अब एक दौर ऐसा ही आया था जिस टाइम पीरियड पर जब ये क्रांति हुई थी तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो भाग रहे थे अपने घर वर छोड़ के या जगहों को छोड़ के। तो एक व्यक्ति हैं जो ताल्लुकदार ही हैं, ये वही ताल्लुकदार हैं जो अवध के अंडर में आते थे। और अवध के अंडर में जब ये आते थे ना, तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी। इन्होंने उस अंग्रेजी ऑफिसर के खिलाफ बताने की कोशिश करी जो सोर्स आपको फौज बताने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसका बदला लिया। उन्होंने क्या कहा, साहब आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए हैं और उन्होंने हमारे राजाओं को खरीद दिया, भगा दिया है। ये वही है जो अवध के राजा को भगा दिया था। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीर के मालिकानों की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीनों को मुझसे छीन लिया। ये वही ताल्लुकदार हैं जिनकी ज़मीनें राजा के अंडर में थी, लेकिन राजा उनकी ज़मीनों से टैक्स लेता था। उनकी ज़मीनें छीनता तो नहीं था, पर अंग्रेजों ने छीन ली थी। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया, यहाँ के लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, तब आप मेरे पास आए हैं जिससे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। क्योंकि लखनऊ, कानपुर, ये लखनऊ क्यों जा रहे हैं? याद करो, लखनऊ के अंदर कौन रहते थे? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह तो वैसे भी कलकत्ता ट्रांसफ़र हो गए थे, तो उनकी वाइफ और उनका बेटा उस समय लखनऊ के अंदर थे। और उस समय ये लोग जाके बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, और बहुत सारे ताल्लुकदार जो थे उस समय लखनऊ पहुंच के अंग्रेजों के खिलाफ आ खड़े होते हैं। क्योंकि उनके साथ वो सारी दिक्कतें हुई अंग्रेजों ने जो करी, वो ऑफकोर्स उसका बदला तो लेंगे ही लेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और चल रही थी। और जब क्रांति शुरू होती है तो ताल्लुकदार ये किस तरीके से आगे आ जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जब वॉर शुरू हुआ 1857 के अंदर, तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह चालू कर दिया था। कारण क्या था? कारण यही था कि ऑफिसर्स जब उनके साथ रहते थे शुरुआती समय में तो वो अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन बाद में आते आते वो थोड़ी तरीके से कॉमन नहीं रहे। जैसे कि वो नॉर्मल फिजिकली अब्यूज़ करते थे लोगों को, मतलब ज़्यादा दंड देना, गालियाँ देना। अंग्रेजी ऑफिसर्स और इंडियन ऑफिसर्स के बीच में ये लोग मतलब डिस्टेंस बना के रखते थे। और उसके बाद द ग्रू
न्यूज़ अबाउट द इंक्रीजिंग मिसबिहेवियर, उनके साथ मिसबिहेव करना भी इन्होंने चालू कर दिया था। सिपाहियों को डर डरने लग गया था क्योंकि न्यू कार्टेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, इसलिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरीके से उठ खड़े हो गए थे और उनका रवैया इस तरीके से नहीं था जैसे वो पहले रहता था। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ के अंदर 25 अगस्त के दिन ये सूचना लाई गई और ये सभी लोगों को कहा गया कि भाई ये एक चमत्कार है, एक भविष्यवाणी है और इसमें आप सभी लोगों को एक साथ रहना है और सभी मौलवी पंडितों को साथ में जोड़कर ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नहीं रहेगी लंबे समय तक। तो इसीलिए रिबेलियंस उस टाइम पीरियड में क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूनिटी, विजन ऑफ यूनिटी। वो चाहते थे कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो चाहते थे कि ऑल्टरनेटिव पावर ऑफ सेंटर बने कुछ और, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे मुगल बादशाह थे। तो यहाँ पे इसीलिए सभी लोग एक साथ हुए, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी कम टुगेदर, सभी समाज के लोग एक साथ हुए, मुस्लिम हिंदू एक साथ खड़े हुए, एक साथ हारने के लिए, एक साथ जीतने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने बहादुर शाह जफर के नाम पर कहा कि मोहम्मद और महावीर दोनों ही एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और दैट इज़ वाई यहाँ पर रिबेलियंस कहने की शुरुआत कर रहे थे कि अब हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे विजन ऑफ यूनिटी तो क्लियर है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन का मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो भी बैटल लोग लड़ रहे थे। अब बैटल में हर टाइप का व्यक्ति था, ट्राइबल से लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा रजवाड़े और इवन बहादुर शाह जफर की बड़ी बड़ी सेना भी इसके अंदर आ चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों ने फिरंगी राज को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से, ब्रिटिश रूल को फिरंगी राज कहा जाता था और हर तरीके से कंप्लीटली उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी। कैसे कैसे, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से अलायंस जो करे थे, अलायंस जैसे कि सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये ऐसे अलायंस को जो जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अलायंस करके उनकी ज़मीनों को छीना था, उन सभी ज़मीनों के ऊपर दोबारा से फिरंगी राज खत्म होकर दूसरे लोगों ने राज करना चालू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, हमने क्या कहते हैं वाजिद अली शाह के बारे में, जो लखनऊ के राजा थे, उनकी टेरिटरी को छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा सब्सिडी अलायंस से। तो फिर फाइनली जब ये वॉर शुरू होता है, बैटल शुरू होता है, तो इसमें ब्रजेश कादर जो है वो पूरी तरीके से लखनऊ में एक तरीके से मोर्चा खोल देते हैं और अपनी टेरिटरी को दोबारा से रिक्लेम करने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के तहत बड़े बड़े जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई थी, उन जमींदारों ने भी पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग आना चालू हो गए। एंड देन उसके बाद जो पूरी तरीके से विदेशों के अंदर बिजनेस होता था कॉटन का, हमारे यहाँ से कॉटन उग के बाहर जाता था और बाहर पूरी तरीके से एक अच्छा कपड़ा क्लोथ्स बन के यूरोप की मार्केट में सेल कर दिया जाता था। तो इस तरीके से हमारे भारत में छोटे मोटे किसान, आर्टिशंस और मैं कह सकता हूँ व्यूअर्स जो हैं, बुनकर, उनकी ज़िंदगी खराब होती थी। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यूअर्स ने भी और जो आर्टिशंस थे उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध करना चालू कर दिया। तो ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट इज फेमिलियर एंड चेरिस्ड। कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से पहले लोगों का एक तरीके से वे ऑफ लाइफ था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ख़त्म कर दिया। उनके लाइफ में 1820 के बाद इन्वॉल्व होना, जैसे विडो रीमैरिज सिस्टम कर दिया, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया, बहुत सारी जानबूझ के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेके आए ये लोग, और इनका पूरी तरीके से धर्म बदलने के लिए इन लोगों ने जानबूझ के सुअर की चर्बी और गाय की हड्डी का इस्तेमाल जो है वो करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी रिबेलियंस पीपल थे वो चाहते थे कि हमारा प्रीवियस लाइफ वाला सिस्टम जो है वो शुरुआत हो जाए, और इसीलिए ये सारे लोग एक साथ आ गए। सो इसीलिए अब इन्होंने कहा कि ठीक है, जो रिवाइव होगा या जो सिस्टम दोबारा से लाया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर आप लोग ये देखेंगे कि इन्हें ऑल्टरनेटिव सेंटर तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर अंग्रेजी सरकार जाएगी तो फिर राज कौन करेगा पूरे के पूरे भारत के ऊपर। तो इस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है खत्म हुआ और ये कहा गया कि उसके पैरेलल में हम दिल्ली के अंदर, लखनऊ में और कानपुर में वो सारी जगहों पे दोबारा से सेंटर्स बनाएंगे ताकि राजा के शासन को दोबारा से स्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन खुद बहादुर शाह जफर उस तरीके के इतने, मैं कह सकता हूँ कि पावरफुल नहीं थे कि उस सिस्टम को दोबारा से मेंटेन कर पाए। सो दैट इज वाई इन्होंने क्या करा, जो भी शासन व्यवस्था अंग्रेजों को खत्म करने के बाद या उनके साथ साथ बनाने की कोशिश करी जा रही थी, वो पूरी तरीके से कामयाब साबित नहीं हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर जो लिबेरियंस है वो लीडरशिप चाहते हैं कि जो भी ब्रिटिशर से पहले थी 18वीं शताब्दी में वो दोबारा से आ जाए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे लीडर जो थे वो दोबारा से ही अपनी सत्ता के अंदर वापस चले गए,
बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो है वेरियस पोस्ट पे जो लानी चाहिए थी वो लाने की शुरुआत करी गई। जैसे एग्जांपल के लिए बहादुर शाह जफर खुद तो बैटल लड़ने नहीं आ सकते, लेकिन उनके अंडर में जो आर्मी जनरल बनाया गया था और उसके बाद किस किस को क्या पोस्ट देनी चाहिए थी वो भी देना चालू हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद ये पूरा का पूरा वॉर जो लड़ा जाएगा उसके अंदर से किस तरीके से सेना जो बनाई जा रही है ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, वहाँ का उनके लिए पैसा कैसे आएगा, है ना। इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाने लग गई और यहाँ पे साइड बाय साइड लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से बैटल लड़ेंगे और उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और दोबारा से वही शासन आ जाएगा जो अंग्रेज से पहले था। लेकिन अंग्रेज की आर्मी ना अगर आप देखो तो अंग्रेज एक कंपनी है, वो ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर तरीके से है और वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर बहादुर शाह जफर खुद ही क्या कहते हैं, ये बूढ़े राजा हैं, आर्मी बनाई जा रही है दोबारा से। यहाँ पे किसानों की चाहत यही है कि वो चाहते हैं हमारा टैक्स माफ हो जाए, जमींदारों की चाहत यही है कि भैया हमारी जमींदारी वापस मिल जाए, रानी जिनके रियासतें छिन गई है उनकी चाहत यही है कि उनको उनकी रियासतें मिल जाए, ट्राइबल्स लोगों की चाहत यही है कि उनको जंगलों में घुसने की परमिशन दे दी जाए। तो ईच एंड एवरी पर्सन, सैनिक, उनकी चाहत यही है कि अंग्रेजी सरकार जो उनका धर्म भ्रष्ट करने की शुरुआत कर रही है, कोशिश कर रही है, वो खत्म हो जाए। तो हर किसी की एक चाहत नहीं थी। दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि ये जो रिवॉल्ट था ना ये फेल साबित हुआ। अब फेल होने का रीजन क्या था? सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने लॉ पास करने चालू करे। अगेन मैंने कहा कंपनी कोई भी काम गुस्से में आगे नहीं करेगी। कंपनी को पता है कि यार कोई भी स्टेप जो है वो एक तरीके से लिया जाएगा तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूशन उसका हो पाएगा। तो यहाँ पे सेम यही हुआ, कंपनी ने लॉ पास करने चालू करे। एंड सबसे पहले मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो दैट इज वाई मार्शल लॉ जो है वो पास कर दिया गया और इसके तहत बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटिशर वर गिवन द पावर टू एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड एंड द रिबेलियंस। छोटे छोटे अधिकारियों को इतना अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड दिखता है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। तो ये एक सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने ये भी बैकअप प्लान बनाया। उन्होंने ये भी प्रॉमिस करा कि जितने भी जमींदार होल्डर हैं अगर वो उनकी मदद करेंगे उन रिबेलियंस को ढूंढने में या जो भी जो क्या कहते हैं छुपे हुए हैं कहीं, अगर वो बताएंगे तो उनको पैसा दिया जाएगा, उनको उनकी ज़मीनें वापस दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर राजा थे, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं ज़मींदार थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस समय अंग्रेजों की मदद करी थी और बताया था कि यहाँ पे ऐसा रिवॉल्ट हो रहा है, वहाँ पे ऐसा रिवॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे इस बार आपके लिए ऐसी साजिश रची जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने उस समय खेला और उस समय बहुत सारे जमींदारों ने अपना फायदा देखा और ऐसा हुआ था। सो दैट इज वाई फाइनली एक दिन आता है, वो दिन है 20 सितंबर 1857। इस दिन फाइनली ब्रिटिश सरकार जो है कंसोलिडेट कर देती है दिल्ली के अंदर और पूरी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जो आगरा है हमारा, वो आगरा का दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर बहादुर शाह जफर के घर पे जाती है और पूरी तरीके से उनको देशद्रोह यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला मानती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, आपने ना 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th 10th 9th 11th समय पढ़ रहे हैं। पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि किसी भी देश में नेशनलिज्म को दर्शाने के लिए पोस्टर, चित्र, पेंटिंग, स्टैचू, कथाएं, कहानियाँ ये किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, एक भूमिका निभाती हैं। तो आपको पता होगा गांधी जी जब भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा और संविधान ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करी और स्वदेशी आंदोलन भी करने के लिए उन्होंने लोगों को तैयार करा। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि देश में नेशनलिज्म जो है ना वो फैलाया जा सके और एक तरीका होता है देश में देशभक्ति पैदा करने का जो बिना किसी पैसों से लोगों के दिल में पैदा की जा सकती है। तो ऐसा ही जब रिवॉल्ट चल रहा था 18 शताब्दी क्रांति का, तो उसी टाइम पीरियड पे भी हमने यही सिचुएशन देखी। हमने सिचुएशन ये देखी कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर अंग्रेजों ने इस रिवॉल्ट के टाइम पीरियड पे अपने आप को एक अच्छा दिखाने की शुरुआत करी। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी इमेजेस है, उन सभी इमेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि इन सभी इमेजेस के अंदर अंग्रेज अपने आप को इस क्रांति में किस तरीके से सही ठहरा रहे हैं। और जब वो सही ठहरा रहे हैं तो उसके बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो हमने भी उस टाइम के रहे फ्रीडम फाइटर्स को किस तरीके से सही दिखाने की कोशिश करी। देन एंड में पढ़ा जाएगा कॉज और उसके बाद उसके रीजन। So, one of the record of the mutiny is the pictorial image produced by the British and Indians. Pictorial image होता है जो चित्र दर्शाता है, उसके तहत पता चलता है कि समाज में उस समय की स्थिति कैसी थी।
तो हमने ब्रिटिशर्स ने भी और इंडियन ने भी पेंटिंग, पेंसिल, ड्राइंग, स्केचिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट, इन सब से हमने पता करा एक एक करके। सबसे पहला एग्जांपल है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। चित्रकार है थॉमस जोन्स बाकर, बारकर करके इनका नाम है, पर बाकर बोल रहा हूं मैं। इन्होंने एक इमेज बनाई जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया सीज ऑफ लखनऊ। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में तो लखनऊ की घेराबंदी कहा जाता है। सीज ऑफ लखनऊ यानी कि लखनऊ की घेराबंदी। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई इस इमेज के अंदर कि किस तरीके से जब क्रांति हो रही थी तो जितने भी विद्रोही अंग्रेजों के खिलाफ थे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया था। और ऐसे में हुआ ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ कैम्पबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, ये 3 नेम है जो उस टाइम पे सेना नायक के हेड थे। और उन्होंने किस तरीके से एंट्री मारकर उन सभी लोगों का जान बचाया जो उस समय पे ब्रिटिशर्स को लोगों ने पकड़ रखा था। तो ये पिक्चर सीज ऑफ लखनऊ ये दिखाने की कोशिश करती है स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, और किस तरीके से इन लोगों ने इसमें अपनी जीत हासिल करी और अपने लोगों को बचाया इंडियंस के अंडर में होने के बावजूद भी। दूसरी इमेज दिखाती है कि किस तरीके से क्या कहते हैं ब्रिटिश जो लोग थे उनके छोटे बच्चे, औरतें, बहुत सारे लोग थे, तो उनके ऊपर ना जिस तरीके से सिपाही अटैक कर रहे थे तो वो बहुत गलत था, क्योंकि इससे दिखाता है कि भारतीय लोगों की मानवता लोगों के पास थी ही नहीं, वो बेचारी औरतों को और बच्चों को भी मार रहे थे। तो इस इमेज में इन द मेमोरियम चित्र जो है जोसेफ नोलन ने लिखी है, पेंट करा था 1859 में, 1859 में, 2 साल के बाद। इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करा रहा है किस तरीके से एक इंडियन सिपाही जो है वो रूम के अंदर एंटर हो रहा है और किस तरीके से ब्रिटिशर्स के बच्चों को और औरतों को मार रहा है। तो ये इमेज ये दिखाने की कोशिश करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय पे प्रोटेक्ट होनी चाहिए थी इनोसेंट वुमेन के लिए और सेफ्टी होनी चाहिए थी बच्चों के लिए, लेकिन उस समय नहीं हुई थी। दूसरी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं मिस व्हीलर की। इस पेंटिंग में मिस व्हीलर को ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अपने सिपाहियों से अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई थी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन द अनदर स्केच द पेंटिंग में सी द डिफरेंट, नहीं मतलब ये तो हीरोइक लेवल पे से दिखाने की कोशिश करा रहा है। दूसरा जस्टिस नाम की एक पिक्चर है, 12 सितंबर 1857 को ये बनाई गई थी। ये कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के बारे में दिखाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि इसका पोस्चर्स बड़ा एग्रेसिव है, इसके एक्सप्रेशन ऐसे दिखाने की कोशिश करे जा रहे हैं इस इमेज में, ये जिस तरीके से वो इंसाफ मांग रही है और वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद एक और इमेज है बंगाल टाइगर के बारे में और उसके बाद ब्रिटिश लॉयन के बारे में। तो ये ब्रिटिश लॉयन है, ये ब्रिटिश लॉयन है और ये बंगाल का टाइगर है। तो बंगाल का टाइगर किस तरीके से बच्चों को और औरतों को नुकसान पहुंचा रहा है, और वहीं ब्रिटिशर्स का टाइगर, सॉरी ब्रिटिश का क्या कहते हैं, ब्रिटिश का टाइगर है, बंगाल का लॉयन है। तो लॉयन जो है ब्रिटिशर्स का है और ब्रिटिशर्स का लॉयन किस तरीके से टाइगर के ऊपर अटैक कर रहा है, ये भी दिखाने की इसमें कोशिश करी जा रही है। उसके बाद ये इमेज है जिसमें दिखाने की कोशिश करेगी कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ था उसको हम लोग ओपन में गोली मारेंगे, ओपन में ही क्या कहते हैं उसको मार देंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। एक और है जैसे क्लेमिटी ऑफ कनिन कहते हैं, कनिन की दया भाव। इसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि लॉर्ड कनिन जो है वो इंडियन सिपाही को छोड़ देंगे, क्योंकि रिवॉल्ट में तो इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा था। लेकिन अगर क्या कहते हैं जो लॉर्ड कनिन है वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें दया दे देंगे अगर क्या कहते हैं तुम हमारे प्रति वफादार हो जाओगे। तो ये इमेजेस वो थी जो इमेजेस इन लोगों ने अपने भारत में ड्यूरिंग नेशनलिज्म मतलब 1857 क्रांति के बाद बनाई। लेकिन जब हम लोग देश में आज़ाद हुए तो हमने अपने भी हीरोइक को बहुत ज़्यादा फेमस करा। 1857 का आंदोलन हमारे लिए एक नेशनल आंदोलन था, भारत की आज़ादी का पहला युद्ध था जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ आए थे और हमने आज़ादी की लड़ाई के लिए सभी को देखा कि बहुत सारे शख्सियत यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने रिवॉल्ट में बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजों का विद्रोह करा। तो हमने उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे सपोर्ट के लिए नरेटिव, उनके ऊपर बहुत सारी पोयम, बहुत सारे डायलॉग्स बनाए थे, जिसमें से स्पेशली सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई पे एक पोयम है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत बड़ा योगदान था उनकी देशभक्ति के लिए कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य त्याग दिया और अकेले बच्चे को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए चली गई। तो ये भी एक हीरोइक दिखाने की चीज़ें दिखाता है।
अब रिवॉल्ट के अंदर खत्म हुआ जुलाई 1858 के अंदर। फाइनली पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने सारे रिबेलियंस के ऊपर दबदबा कर लिया था। अब कॉज कारण क्या था फेलियर का? पहला कारण ये स्ट्रगल जो है पूरा नेशन वाइड नहीं था। नेशन वाइड मतलब कुछ सिलेक्टेड प्लेस तक ये फेमस हुआ था, आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और मेरठ, बंगाल तक भी पहुंचा हुआ, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर नहीं था। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था। दूसरा, कोई भी नेता जो था, लीडर नहीं था कैपेबल, यहाँ पे सक्षम लीडर नहीं था। जैसे कि बहादुर शाह जफर एक लीडर थे, लेकिन वो खुद ही बहुत बूढ़े थे, तो वो वॉर कैसे लड़ सकते थे। फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि उस समय कोई भारतीय शासक जो है पॉपुलर सपोर्ट उसको बाहर से नहीं मिल रहा था, जैसे ब्रिटिशर्स को बाहर की सेना भी मिल रही थी। यहाँ पर इंडियन जो है उस समय ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और उसकी वजह से भी दिक्कत हुई थी। हमारे पास ब्रिटिश आर्मी के तहत जैसे उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, हमारे पास उस तरीके के हथियार नहीं थे। उसके बाद यूनिटी सभी लोगों के बीच में एक जैसी नहीं थी, यह हमें पहले से पता था। किसी की कुछ डिमांड थी, किसी की कुछ डिमांड थी, किसी की कुछ डिमांड थी, इसलिए हम लोग रिवॉल्ट हारे। रिवॉल्ट हारने के बाद हमारे परिणाम क्या निकले? क्वीन जो थी अब पूरी तरीके से नवंबर 1, 1858 तक अब ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करेगी, अब खुद ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके राज करना चालू कर देंगे। इसलिए उन्होंने दोबारा से इंडियन आर्मी को दोबारा से रिक्रिएट करा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सिपाही अब उनके खिलाफ हो चुके हैं अब वो उनके साथ कभी नहीं आएंगे। इसीलिए दूसरा उसी टाइम पीरियड से नेशनलिज्म मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया था इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो वायसराय अपॉइंट होते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लग गया, और वो जो पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाने लग जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस समय पे बना। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। उसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, इनको रंगून भेजा और लाल किले पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का राज हो गया। तो ये था ब्रिटिश के द्वारा रिवॉल्ट के बारे में ई पाठशाला के द्वारा आपके लिए एक पेशकश। आई होप आपको समझ में आएगा बेसिक बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। दिस इज इट इन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बार।